मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम आपकी बातें की आज की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, अपने आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है जल संरक्षण जन सामान्य की नज़र में। जल संरक्षण आज की महती आवश्यकता है और हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी क्या स्थिति है, जल संरक्षण के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आने वाले समय में हमें इसके क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, इन तमाम विषयों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी को। आप हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अपने सभी दर्शकों की ओर से और अपने सभी दर्शकों के लिए सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जल संरक्षण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। देखिए, जल संरक्षण की यदि अपन बात करें तो उसमें संरक्षण शब्द जैसा जुड़ा हुआ है। जी। तो किसी भी चीज़ को कंजर्व करना, और जल संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि यदि आप वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे तो आप देखिए कि ग्लोब जैसे जो अपन पृथ्वी का दिखाई देता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि लगभग 67% जो हिस्सा है वो जल से आच्छादित है और बाकी लगभग 33% हिस्सा भूभाग है, जो पांचों महाद्वीप को मिलकर के बना है। जी। तो सामान्य दृष्टि में आप ये सोच सकते हैं कि पानी तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो 67% पानी है उसका लगभग आप देखिए करीब करीब 97% जो पानी है वो समुद्रों में या खारे पानी के रूप में उपलब्ध है। तो वो आपके लिए फ्रेश वाटर के रूप में उपलब्ध नहीं है। जी। अब शेष जो बचता है 2.7% के लगभग पानी, उसमें से भी 2.1% जो है वो ग्लेशियर्स के रूप में, आइस कैप्स के रूप में मौजूद है, जिनका आप डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। तो हमारी जो लगभग 7 अरब से ज़्यादा विश्व की आबादी है उसके उपयोग के लिए फ्रेश वाटर के रूप में मात्र 0.75% पानी ही बचता है। और आबादी लगातार बढ़ रही है और जल की उपलब्धता कम हो रही है। यही वजह है कि जल संरक्षण की जो है वो आवश्यकता महसूस की जा रही है। और वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जल संरक्षण कितना आवश्यक है। तो डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि समुद्र बहुत ज़्यादा है, जी, ग्लेशियर्स भी हैं, बावजूद इसके पीने के पानी की जब हम बात करते हैं जी, तो वो बहुत कम है और उसको देखते हुए जल संरक्षण बहुत आवश्यकता है उसकी, और उस पर कार्य भी हो रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है जल संरक्षण की। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, जैसा आपको पता है कि धान का कटोरा कहते हैं अपन। जी। तो ये जो हमारे धान के खेत हैं, जिनको हम राइस फील्ड्स या पैडी फील्ड्स कहते हैं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। जी। ये जो आप रूफ टॉप हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, घर के छतों का पानी को हार्वेस्ट करने की बात करते हैं, वो सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो हमारे धान के खेत है, आप देखिए जब रोपा लगता है तो लगभग घुटनों तक पानी जो है वो खेतों में भरा रहता है। जी। और ये जो पानी है वो रिस करके नीचे जाता है और हमारे भूमिगत जल स्तर जो है उसमें वो वृद्धि करता है। तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक तो यदि आप चट्टानों की दृष्टि से देखिए तो बहुत सारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी शेल है। तो इनकी ये प्रकृति होती है कि पानी जो है वो बहुत अच्छे से, जैसे सैंडस्टोन हुआ, लाइमस्टोन हुआ, पानी बहुत अच्छे से रिस करके नीचे जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये धान के खेत जो हैं वो बहुत अच्छे स्रोत हैं आपके जल संरक्षण के लिए। जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, अभी हाल ही में मन की बात में भी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी जल संरक्षण की बात को अपने जो देशवासी हैं उनके साथ में साझा किया था। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि कैच द रेन जो एक योजना है वो क्या है और वो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश में किस तरह से कारगर साबित हुई।
जी, कैच द रेन जो है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, जो जल शक्ति मंत्रालय है और NNHM बोलते हैं जो नेशनल वाटर मिशन कमीशन है, इन दोनों का मिलकर के ये संयुक्त प्रयास है कि वर्षा जहाँ हो रही है उसको वहीं पर जो है वो रोका जाए और वहाँ के लोगों को उससे लाभ मिले। और जो पिछला विश्व जल दिवस हुआ था 21 मार्च 2021 को, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने ये कैच द रेन की परिकल्पना लागू की थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल अनसुईया उइके जी ने भी हमारे सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से आह्वान किया है कि आप सभी जो है वो शैक्षणिक संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से बनाएं ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि वाटर हार्वेस्टिंग की बात जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से लोगों के समझ में भी आ रही है और उसे लागू भी किया जा रहा है। और ये भी जानकारी में आया है कि जो अब नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसमें वो कंपलसरी कर दिया गया है ना। हमने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमारी टीम गई थी, हमारे केंद्र की, और वहाँ पर हमने देखा कि ये जो वर्षा का जल है इसे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे एनिकेट्स बना करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ नहीं तो कम से कम निस्तारी के लिए या एग्रीकल्चर के लिए उस पानी का उपयोग बहुत अच्छे से किया जा रहा है। बल्कि हमने कई जगह पर यह भी देखा कि लोग उस पानी को उबाल करके पीने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अलावा और क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने बलौदा बाजार क्षेत्र में देखा है कि छोटे छोटे एनिकेट्स बना करके वो जल को स्टोरेज करते हैं और वो बड़ी सफल योजना है। काफ़ी पानी जो है वो उस पर एकत्रित होता है। ग्रामीण अंचल की यदि आप बात करें तो आप देखिएगा हमारे प्राचीन पीढ़ी से जगह जगह हर गांव में 2 से 3 तालाब रहा करते थे। वो तालाब भी वाटर कंजर्वेशन के एक बहुत अच्छे उपाय के रूप में हम उसको समझ सकते हैं जी। और यदि छत्तीसगढ़ी शब्द में आप कहें तो डबरी एक शब्द यूज किया जा सकता था। तो वो छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि बारिश का पानी को वो एकत्रित करते हैं और धीरे धीरे रिस करके नीचे जाता है। या सोखता पिट कहते हैं, सोक पिट या वाटर रिचार्जिंग के लिए एक सामान्य शब्दों में कहिए तो एक गड्ढा। तो एक पर्टिकुलर आकृति का 1 मीटर लंबा और लगभग उतना ही गहरा एक गड्ढे नुमा आकृति बना दी जाती है जी। और उसमें देखिए चूंकि आपने ग्रामीण अंचल की बात की है, वो आर्थिक रूप से उतने ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होते, तो हम उनको कोई बहुत ऐसा इकोनॉमिक रूप से जो उनके ऊपर बोझ पड़े वो स्ट्रक्चर सजेस्ट नहीं करते हैं जी। तो जो गड्ढा बनाया है उसमें लगभग 50% नीचे से ऊपर की तरफ यदि अपन चलेंगे तो लगभग 50% उसमें 1 इंच साइज की गिट्टी भर देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ 50% हिस्सा है उसमें लगभग 34% हिस्से में 1.25 इंच साइज की गिट्टी और फिर उसके ऊपर रेती। इतना आप कर दीजिए तो आपका रेन वाटर जो है वो आसानी से एकत्रित होकर के और नीचे भूमिगत जल को वृद्धि में सहायक होगा जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, ये जो तकनीक अपनाई जा रही है जी, इसमें जो सावधानियां जरूरी हैं उस बारे में कुछ बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अनजाने में ही प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे चाहे वो शहरी क्षेत्रों की बात हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बारिश का जो पहला 2-3 जो शुरुआत होती है एकदम बारिश, जैसे हमारे यहाँ आप देखिए कि मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है और उसके बाद जून में बारिश आ जाती है। तो शुरू के 2-3 जो बारिश का पानी है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए उसका भी मैं कारण बताता हूँ कि गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रदूषक तत्व हैं उनके कण जो है वो चूंकि गर्मी होती है तो हल्के होने के कारण वायुमंडल में वो विद्यमान रहते हैं और जैसे ही पहली बारिश आती है तो वो सब पानी के साथ नीचे आते हैं और भूमि की सतह पे या आपकी छत पे। तो आपने एक शब्द सुना होगा अम्ल वर्षा या एसिडिक रेन। वो उसी तरह की जो है वो घटना हो जाती है कि वो पूरे प्रदूषक तत्व जो है वो बारिश के पानी के साथ आ जाते हैं। यदि उसको आप भूमिगत जल में डाल देंगे तो वो हमेशा के लिए आपका भूमिगत जल भंडार प्रदूषित हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक सावधानी है। दूसरी चीज, यदि आप बाकी बारिश का भी पानी, जैसे अभी देखिए छत्तीसगढ़ में 3-4 बार वर्षा हो चुकी है, अब आप इस पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस पानी को भी फिल्टर से गुजारें जरूर से, क्योंकि आपके छत में गंदगी हो सकती है, भूमि में कोई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं जिसको कि आप नग्न आंखों से नहीं देख पाते जी। तो आपको फिल्टर का यूज़ करना बहुत जरूरी है। विदाउट फिल्टर यदि आप कोई पानी डाल देंगे तो वो आपके भूमिगत जल भंडार को प्रदूषित करेगा जी। आपने कि एक चीज़ और भी देखी होगी कि ग्रामीण अंचलों में भी या शहरों में भी मोहल्लों में
महिलाएं जो हैं वो हैंडपंप के बगल में बैठ के बर्तन धोती रहती हैं, कपड़े धोती रहती हैं जी, जी। और वो उस बात का ध्यान नहीं रखती, वो पानी सीधे वहीं हैंडपंप के बगल में ही जा करके और अल्टीमेटली वो उसको प्रदूषित करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपसे ये चर्चा जारी रहेगी। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी दर्शकों, हम एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव से हमारी चर्चा जारी रहेगी जल संरक्षण पर। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं कुसुमित द्रुमदले शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने कार्यक्रम आपकी बातें में। और आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं जल संरक्षण जन सामान्य की नज़र में। इस विषय पर हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि तकनीकी जो अपनाई जा रही हैं उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात जो हमारी जानकारी में है कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा जल संरक्षण को लेकर के एक रिसर्च रिपोर्ट आपको सौंपी गई है, उस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। वो रिसर्च रिपोर्ट नहीं है, एक्चुअल में शोध परियोजना है, रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो मुझे आवंटित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा। और उसमें जो उसका मूल ध्येय है वो ये है कि भिलाई दुर्ग में बहुत तेज़ी से जो है वो रिहायशी इलाके बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ बन रही हैं। तो जो भूमिगत जल स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पहले जो 200 फीट 300 फीट पे पानी मिल जाता था, अब 700-800 फीट पे भी मिल रहा है। तो वो जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है उसका मुझे अध्ययन करना है और साथ ही साथ उसको पुनर्भरण करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं या वाटर रिचार्जिंग के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं वो मुझे सजेस्ट करना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग की एक बहुत महती परियोजना है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत शीघ्र जो है वो उसके पूर्ण होने की आशा है। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक बात बड़ी अच्छी आपने कही है कि ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट आपको दिया गया है जी, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे भी हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे कंक्रीट का जंगल बढ़ता चला गया, जी, आज सड़कों के किनारे पत्थर लगा दिए गए हैं या जो धूल ना उड़े इस चक्कर में वहाँ पर कंक्रीटीकरण कर दिया गया है। तो जो पहले पानी जमीन में उतर जाता था, शायद उसकी वजह से वाटर लेवल इतना ज़्यादा नीचे चला गया कि अब वो पानी संरक्षित नहीं हो पाता जी। तो ऐसा भी मेरे ख्याल से ये अच्छा एक होगा कि आप उस जमीन के ऊपर अगर वृक्षारोपण भी कर देते हैं तो एक तो पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और वृक्षों के माध्यम से वो जो ज़मीन है वो पानी संरक्षण करने में बहुत बड़ी मदद दे सकती है। क्या कहेंगे आप इस? बिल्कुल 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 सही आपने कहा है कि जो हमारे वृक्ष होते हैं वो जल संरक्षण के लिए एक बहुत सर्वोत्तम उपाय होते हैं जी। और ये जो सीमेंट की सड़कें होती हैं खासकर उनमें पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता। आप यदि विदेश में कभी देखें उनकी जो सड़कें रहती हैं उसमें तो हल्का बीच से दोनों तरफ जो है वो स्लोप रहता है और जैसा आपने कहा कि जो उसके किनारे होते हैं सड़क के किनारे उसको वो ओपन छोड़ दिया जाता है ताकि वो जो पानी बह करके जाए और नीचे इन्फिल्ट्रेट करे। जी। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि जितने ज़्यादा हम सड़क के किनारे वृक्ष लगा देते हैं वो जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा एक कारगर का उपाय हो सकता है। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक सामान्य आदमी जी है ना, वो इस कार्य में जल संरक्षण के कार्य में अपना योगदान कैसे दे सकता है? यही मैं चाहता था कि मैं अपने दर्शकों को ये बात बताऊं और आपने इस प्रश्न को पूछ लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, एक नॉर्मल उसमें क्या होता है कि जब कभी भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो हम सरकार के ऊपर डाल देते हैं कि भाई वो तो सरकार का काम है, हम क्या करेंगे एज ए इंडिविजुअल। लेकिन एज ए व्यक्तिगत रूप से आप जल संरक्षण में बहुत महती योगदान दे सकते हैं। जी। कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में उठ के ब्रश करते हैं तो हम अपना जो बेसिन का नल है उसको खुला छोड़ देते हैं, और यदि मान लीजिए 5 मिनट आप ब्रश कर रहे हैं तो नल बहता रहता है, आप उसको बंद कर लीजिए। जब आपको मुंह धोने की आवश्यकता है उसी समय नल स्टार्ट करिए। इसी तरीके से बहुत सारे लोग को मैंने शेविंग के दौरान भी देखा है कि उनका बेसिन का नल चालू रहता है और पूरे समय शेविंग चालू रहती है। फिर आप देखिए कि यदि आप थोड़ी सी पॉश कॉलोनीज में चले जाएंगे तो लोग घंटों जो है वो पाइप से अपनी कार धोते रहते हैं, उसमें आप देखेंगे हजारों गैलन पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। यदि आप एक बाल्टी में पानी लेकर के कार को पोंछेंगे तो कार उतनी ही चमकेगी जितनी कि वो पाइप से धोने में होती है। बिल्कुल सही। तो ये एक उपाय किया जा सकता है। एक और उपाय जो मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि आप देखिए, जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है या हम लोग कहीं रेस्टोरेंट या कहीं जाते हैं तो अब हमने 4 ग्लास पानी ला के मेहमान के समक्ष रखा और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, फिर हम लोग बोलते हैं नहीं पानी तो लीजिए, तो वो एक घूंट पी कर बाकी छोड़ देते हैं। तो आप देखिए वो जो 4 ग्लास पानी है वो पूरा का पूरा आपका वेस्ट हो, क्योंकि जूठा हो गया, वो वेस्ट हो जाता है। तो आप शुरुआत में उतना ही पानी उनको दें जितनी ज़रूरत है। जिस आदमी को प्यास लगी होगी वो आपसे फिर मांगेगा कि भाई 1 गिलास पानी देना, बिल्कुल, और आप उस पानी को देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। और एक जो हम अपने विद्यार्थियों को कहते हैं वो ये भी कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई नल व्यर्थ में बह रहा है, उसको आप बंद कर दीजिए, तो आपका देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हम लोग क्या होते हैं, खासकर युवा पीढ़ी, आप देखिए उसको मजाक में लेते हैं कि अरे नल बह रहा है। हर आदमी वहां से गुजरेगा वो कहेगा कि अरे नल बह रहा है, और हम सरकार को कोसते हैं। लेकिन यदि रुक करके हम उसको बंद करने का प्रयास करें तो ये भी एक जल संरक्षण के प्रति हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व हो सकता है। जी डॉक्टर श्रीवास्तव, आपकी बातों में एक बात और जहन में आई आपके कहते कहते जी, कि जो पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं, अभी तो खैर कोरोना के कारण जो है काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब बहुत बड़े लेवल पर कोई पार्टी होती है तो देखा है कि वहाँ पानी की बोतलें सप्लाई कर दी जाती हैं, लोग एक घूंट पीते हैं उसको फेंक देते हैं, और उसकी बजाय आप वहाँ पर पानी के कंटेनर्स रख करके गिलास वगैरह रखते हैं, तो उसकी तुलना में पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है। तो यहाँ पर भी एक आम आदमी का जो सहयोग है वो बन सकता है। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप डीन हैं स्टूडेंट वेलफेयर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के। एक कहना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए आप एक आइकॉन हैं, है ना? मैं ये जानना चाहूँगा कि इस कार्य में, जल संरक्षण के कार्य में विद्यार्थियों का योगदान हम किस तरह से ले सकते हैं? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में यदि नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थियों को मिला दिया जाए तो लगभग 2 लाख विद्यार्थी हैं। तो बहुत बड़ा यूथ का जो संगम है वो हमारे विश्वविद्यालय में है। तो इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये किया है कि विद्यार्थियों के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। उनके लिए हमने पोस्टर प्रतियोगिता कराई, उनके लिए पावर पॉइंट कॉम्पिटिशन कराया, वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स में उनको ले जा कर के दिखाते हैं कि भाई जल का महत्व क्या है, जल है तो कल है। सभी महाविद्यालयों में माननीय कुलपति मैडम ने निर्देशित किया है कि भाई आप जल संरक्षण के प्रति बड़े बड़े पोस्टर्स लगाएं, एक्टिविटीज़ कराएं, प्लांटेशन करवाएं, और उनको विश्वविद्यालय की तरफ से जल संरक्षण पे स्लोगन्स और जो उसकी महत्ता है जल की, वो पूरे 2 लाख विद्यार्थियों को भेजे जा रहे हैं ताकि वो उसकी जल की महत्ता को जाने। और यदि मान लीजिए 2 लाख विद्यार्थी जिनको हम ये प्रयास कर रहे हैं उनमें से 5000 विद्यार्थी भी समझ जाते हैं तो हमारा विश्वविद्यालय का प्रयास सफल माना जाएगा। तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भरपूर प्रयास कर रहा है जल संरक्षण पे। आपने बहुत अच्छी बात बताई है सर, और ये इसके साथ जुड़ी हुई एक बात और जहन में आ रही है कि जो प्रचार प्रसार के माध्यम है उनकी भी एक बहुत महती भूमिका होती है। आज जैसे हम दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, आपके माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि जल संरक्षण के लिए सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा और हर आदमी को अपनी ये व्यक्तिगत तौर पर उसको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो जल संरक्षण के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। तो प्रचार प्रसार माध्यमों को ये जो भूमिका है उसको आप किस तरह से रेखांकित करें? प्रचार प्रसार माध्यम जो हैं वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आप देखिए कि जो विज्ञापन या कोई आते हैं तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो उसको अच्छा समझते हैं और उसी के दुकान में जाकर के वो उसी ब्रांड का या उसी चीज़ का नाम लेते हैं, या कोई बड़े स्टार किसी का विज्ञापन कर देते हैं तो हम उससे प्रभावित हो करके और उसी चीज़ को, चाहे वो अच्छी हो चाहे ना हो, हम उसके बारे में जानते नहीं लेकिन हम उससे प्रभावित अवश्य होते हैं। तो जितने भी हमारे जो समाचार माध्यम है वो यदि जल संरक्षण के प्रति
कार्यक्रम जिस तरीके से आपका दूरदर्शन प्रसारित कर रहा है, अन्य जो निजी चैनल हैं वो भी इसी प्रकार के जल की महत्ता के प्रति यदि वो विज्ञापन दिखाते हैं या किसी बड़े व्यक्ति से, किसी स्टार से जल संरक्षण के प्रति यदि जागरूकता अभियान चलाते हैं तो निश्चित रूप से उसका पूरी आम जनता पर एक रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। तो समाचार माध्यमों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये ऐसा मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक बात जो अभी हमने की है, शहरी क्षेत्रों में पानी का जो जल स्तर गिरा है जी ज़मीनी लेवल में जी, वो तो समझ में आ रहा है कि क्या उसकी वजह है और उसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य भी आप कर रहे हैं जी। एक रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या वजह मानते हैं आप? वहाँ पर भी तो जल स्तर खराब हुआ है। देखिए, जल स्तर जो है वो सभी जगह कम हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण की बात हो चाहे वो शहर की बात हो। और ग्रामीण अंचलों में भी देखिए, अभी जो भूमि जिसके लिए पहले उपयोग में लाई जाती थी वहाँ पर भी जो है वो लैंड का कन्वर्शन हो रहा है। और जहाँ आप खेत थे तो कोई ज़रूरी नहीं कि अब वहाँ खेत है, वहाँ भी जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। और लोगों की जो पानी खर्च करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ गई, उसके प्रति जो संवेदनशीलता है वो नहीं है। इस वजह से आप देखेंगे कि ग्रामों में भी, लेकिन शहरों की तुलना में आज भी गाँव की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। हाँ। और यदि वे सजग हो जाएंगे तो उनकी स्थिति उतनी खराब नहीं होगी जितनी कि शहरों की है। जी, डॉक्टर श्रीवास्तव, आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए चलते चलते मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमने कुछ दिनों पहले समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये पढ़ा था जी कि जो समुद्री जल है जी उसको भी इस जल संरक्षण के तहत पीने के लायक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जी। तो उस संदर्भ में हमारे देश में जो कार्य चल रहे हैं उस बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अभी आपने देखा होगा 2 बड़े बड़े चक्रवात आए थे पिछले महीने में, आपने देखा था, एक ताउते और उधर ईस्ट साइड में देखेंगे तो यास। तो उस दौरान भी ये बात आई थी कि बहुत जो है समुद्र का पानी पूरे शहरों में भर गया था और उसके बाद वाटर लॉगिंग की स्थिति आ जाती है। तो वैज्ञानिक इस बात पे सोच रहे थे कि इतना जो खारी पानी आ जा रहा है और हमारे काम का नहीं, क्यों ना इसका जो सेलेनाइजेशन किया जाए, डीसेलेनाइजेशन, कि उसमें का जो खारा पानी है उसको पृथक कर दिया जाए और पीने के पानी के लिए उपयोग। परंतु इस प्रक्रिया में जो है वो लागत बहुत ज़्यादा है। तो हमारे भारत जैसे जो देश है जिसमें कि उतना ज़्यादा हम जो है वो बियर नहीं कर पाते, तो इसलिए वो योजना अभी स्लो चल रही। परंतु हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये लागू हो जाए और सभी देश इस पे लगे हुए हैं कि समुद्र का जो इतना बृहद जल है उसको यदि हम उपयोग में ला सकें तो आपकी जो वाटर कंजर्वेशन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर पे विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं जी। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हम जो है वो जल संरक्षण के प्रति, भले ही अपने ही स्वार्थ के खातिर, लेकिन हम जरूर से जल संरक्षण के प्रति जितना आपसे हो सकता है आप प्रयास करिए। केवल हर बात को शासन पे, सरकार पे डाल देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा लें, सरकार की जिम्मेदारी सरकार निभाएगी। और एक बात मैं यहाँ आपको एक और बताना चाहता हूँ, लोगों के मन में जो बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर लगाते हैं तो मेरे घर का पानी का स्तर अच्छा हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होता। जो जल की प्रवृत्ति होती है वो जब पानी रिस करके नीचे जाता है तो पूरे क्षेत्र का जल स्तर ऊपर उठता है। जी। केवल आप ही के घर का होगा ऐसा नहीं। तो ये जो थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन मैं देखता हूँ, क्योंकि हर जगह जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हमारे घर का हो जाए, अब मुझे पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यदि आप उसको रिचार्ज करेंगे तो पूरा जल स्तर होगा, सबको फायदा होगा। सबको फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी ने जल संरक्षण को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, हम समझते हैं कि आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे। हम सभी। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने हमारे स्टूडियो में आकर के दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दर्शकों, आपसे लेते हैं अनुमति इस वादे के साथ कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे करेंगे आपकी बात। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें।